अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। ऑफ कैमरा स्टोरी थी, उसके बाद फिर मैंने इसको OCS किया। और हमेशा शुरू में मैं कहता था ऑफ कैमरा स्टोरी, लेकिन जैसे कि आपने कल वाली स्टोरी भी सुनी, जिसको मैंने लास्ट में आपसे कहा कि अब इसका नाम मैंने हॉरर स्टोरी कर दिया है, क्योंकि अब लोग भी अपनी कहानियाँ इसमें भेज रहे हैं, उनकी कहानियाँ भी मैं शामिल कर रहा हूँ। तो ये एक हॉरर स्टोरी, इसका नाम सबने कहा चेंज करना चाहिए। तो अब इसी ऑफ कैमरा स्टोरीज़ को आप हॉरर स्टोरी के नाम से पहचानेंगे। आज की जो हॉरर स्टोरी है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे राफे शहरियार ने भेजी है। वो कहते हैं मेरा नाम ज़रूर बता दीजिए, लेकिन ये ना बताइए कि मैं किस मुल्क में रहता हूँ। अब वो काफ़ी ज़िंदगी का वो हिस्सा जो एक जवानी का हिस्सा होता है वो गुजार चुके हैं, और अब कहते हैं रिटायर्ड हो चुका हूँ। मुझे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ आपकी स्टोरीज़ को सुनते हुए। कुछ ही अरसा पहले इत्तेफाक हुआ, किसी ने बताया आपकी स्टोरी का, और जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी तो फिर ऐसा हुआ कि सुनता ही गया। और उसके बाद वो पल, वो बीते हुए लम्हे, वो ज़िंदगी का एक सबसे खौफनाक और यादगार वाक़या भी मेरे जहन में आया। काफ़ी कश्मकश में रहा कि इसको शेयर करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, लेकिन दिल पे एक बोझ सा था। आपका लाइव शो देखा जिसमें आप रूहानियत के ऊपर बातें करते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगा नहीं, ना सिर्फ इस कहानी को आपके साथ शेयर करना चाहिए बल्कि आपसे सवाल भी पूछना चाहिए, मुझे इसका जवाब भी दें। तो आइए कहानी राफे शहरियार की ज़ुबानी। वो बाहर मुल्क में रहते हैं, इस वक्त भी एक बाहर के मुल्क में मुकीम है। मुझे उन्होंने बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा आप इसको ना बताइएगा। रफ़े कहते हैं कि मैंने आंख खोली एक ऐसे घर में जहां पे सब कुछ था, खुदा का दिया वो सब कुछ जिसकी इंसान ख्वाहिश करता है। एक बड़ा सा घर था, वालिद एक बहुत अच्छी सरकारी मुलाजमत करते थे, गाड़ी थी, बहुत अच्छा बंगला था। एक ऐसी हम सोसाइटी में पाकिस्तान में उस वक्त रहते थे जिसको एक अच्छी और बड़ी सोसाइटी कहा जाता था। आज भी वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन मैं उसका नाम यहाँ पे ना बताऊं, उनकी ख्वाहिश पे उस सोसाइटी का मैं नाम नहीं बता रहा। बचपन बहुत अच्छा गुजरा, हंसते खेलते शरारतें करते हुए, तालीम मुकम्मल करते हुए, यहाँ तक कि तालीम मुकम्मल करने के लिए मैं बाहर मुल्क चला गया। वहाँ मैंने अपनी बकिया तालीम मुकम्मल की। सिलसिला कुछ घर का इस तरह का था कि वालदैन भी बाहर ही शिफ्ट होना चाह रहे थे, और यूँ वालदैन भी मेरे बाहर शिफ्ट हो गए। लेकिन इस अंदाज में शिफ्ट हुए कि वाले साहब रिटायर हो चुके थे, लेकिन आना जाना पाकिस्तान में लगा रहता था। ना सिर्फ वाले साहब एक मुलाजमत सरकारी करते थे, वो शौकिया करते थे। काफ़ी वहाँ पे ज़िम्मेदारा भी हमारा था, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। मुझे इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं किया, ज़मीनें देखी हुई ज़रूर थी, चक्कर भी कई दफ़ा लगा चुका था, लेकिन उसके मामलात कभी भी मैंने संभाले नहीं थे। मुझसे जो छोटा भाई था उसको ज़रूर शौक़ था, वहीं पाकिस्तान में ही उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया, और वो वहीं पे अपनी ज़मीनों की वालिद साहब के साथ साथ देखभाल भी करता था। वालिद साहब मुझसे पूछते रहते थे तुम्हें पैसों की किस चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। लेकिन यहाँ पे जब मैं पढ़ाई करते अपनी नौकरी पे लग गया, तो फिर एक बहुत अच्छी मुझे मुलाजमत मिल गई, क्योंकि वालिद साहब भी बाद में वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। वो अलग रहते थे और मैं इसलिए अपना फ्लैट ले चुका था, मैं अलग रहता। थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पे मेरा तारुफ भी करा दीजिए। जिस तरह वो कहते हैं कि मैंने आंख एक ऐसे घर में खोली थी जहाँ पे पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बंगला, वो तमाम ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं वो सारी थीं। तो यूँ खुदा ने मुझे चेहरा भी ऐसा दिया था कि लोग कहते थे कि ये लड़का बहुत खूबसूरत लड़का है। वो कहते हैं मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, ये कहना नहीं चाहता कहानी के अंदर कि मैं बहुत खूबसूरत था, लेकिन लोगों के अल्फाज ऐसे होते थे। हाँ, ये सच है, आज मैं बुढ़ापे में अपने आप के लिए अल्फाज यूज़ नहीं कर पा रहा, लेकिन कभी शायद जवानी में था, मैं बहुत खूबसूरत था। कभी कभी जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता तो मुझे लगता था मैं बाकियों से बहुत चेंज हूँ। लेकिन मैं ऐसा था कि मुझे अपनी बनाव सिंगार पे कभी भी अच्छा नहीं लगता था। मैं रफ़ एंड टफ़ रहता था, कभी मोटा नहीं हुआ था, ड्रेसिंग हमेशा अच्छी करता था।
मेरे यार दोस्त भी अक्सर जब पाकिस्तान में मेरे साथ मिलते थे तो कहते थे कि यार तू बड़ा हैंडसम है, बड़ा खूबसूरत है, और मेरे चेहरे की और मेरी ड्रेसिंग इन चीज़ों की बहुत तारीफ़ करते थे। घर के अंदर जब दौलत की रेल पेल हो, खाने पीने को सब कुछ मुयस्सर हो, वो तमाम आसाइशें जो एक अमीर घर के अंदर होती हैं, कुदरत ने भी आपको खूबसूरत पैदा किया हो और तमाम आसाइशें भी मिल जाएं तो वाकई चार चांद लग जाते हैं आपकी खूबसूरती को। कुछ ऐसा ही मेरा हाल था, लेकिन कभी मैंने इस पे गौर नहीं किया था। मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था कि वहीं बाहर ही एक लड़की मुझे पसंद आ गई। मैं इस तबीयत का नहीं था कि मैं लव मैरिज करूं। मेरी ख्वाहिश थी वालदैन ही मेरे लिए जो रिश्ता देखेंगे मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन जब मेरे वालदैन बाहर आए, वो लड़की यूं समझ लीजिए मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। जिस मुल्क में मैं था उस मुल्क में दोस्त बनाना लड़की और लड़के का एक आम सी बात थी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ही उस वक्त जिस वक्त की कहानी है बहुत अजीब बात थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी कि एक दिन मेरे वालदैन मेरे घर आए तो वो मेरी दोस्त मेरे साथ मौजूद थी। मेरी माँ ने देखा तो पूछा, शहरियार राफे ये कौन है? मैंने बताया तो मेरी माँ ने उसको देखते ही कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं इसको अपनी बहू बनाऊं। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैंने कभी ऐसा सोचा तो नहीं, मैं इससे अच्छी बहुत लगती है, मेरी दोस्त है, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि मेरे वालदैन ही मेरे लिए रिश्ता पसंद करें। आप देखिए माँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, ये वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका नाम यहां पे मैं उनकी ख्वाहिश पे फर्जी नाम जो उन्होंने कहा रिमशा, मिलता जुलता नाम है। यूं राफे की मां ने रिमशा को पसंद कर लिया और फैसला किया कि आप दोनों की शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। कुछ अरसे बाद रिमशा और राफे की शादी हो गई। तकरीबन शादी हुए कोई 3 से 4 महीने हुए थे। वालिद, वालदा और राफे को पाकिस्तान जाना पड़ा। वो कहते हैं हम पाकिस्तान पहुंचे। दूर की एक हमारी फुफ्फो थी, एक गांव में रहती थी। मैं तो बहुत कम गया था, लेकिन मेरे माँ बाप ज़रूर जाते थे, उसकी देखभाल भी करते थे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल भी रखते थे। यूं हम उनके घर पहुंच गए। ये एक छोटा सा गांव था जहां पे लोग एक दूसरे को जानते थे। वाले साहब और वालदा को भी सब वहां पे जानते थे, लेकिन मुझे बहुत कम लोगों ने देखा हुआ था। मेरे छोटे भाई को लोगों ने वहां पे ज़रूर देखा था, लेकिन बहुत कम लोग मुझे जानते थे। लेकिन जब मैं उस गांव में दाखिल हुआ, लोगों से मिला, तो मेरी ड्रेसिंग उसी तरह की थी जिस तरह मैं बाहर मुल्क से गया था। बड़ी मॉडर्न मैंने ड्रेसिंग की हुई थी और लोग भी इतने अदब से, प्यार से, रेस्पेक्ट से मिल रहे थे। और वैसे भी थोड़ा सा मुझे देख के उनको अंदाज़ा हो रहा था कि एक तो बाहर मुल्क से ही आए हैं और ये बिल्कुल ही कोई गोरा ही है। रंगो रूप भी साफ था, खूबसूरती भी थी। बाहर के जब आप बाहर मुल्क में रहते हैं तो असर तो आता है, तो चेहरे और जिस्म पे कपड़ों की सूरत में भी असर आ गया था। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा इस अंदाज में डील किया गया कि उनके गांव के अंदर कोई गोरा आया है। एक घर के अंदर मुझे और मॉम डैड को अलग कमरे दे दिए गए। एक अलग से कमरा मेरे लिए खाली कर दिया गया कि यहाँ पे मैं रहूँगा। अब उस घर के अंदर रश लगा हुआ था। लोग उस फुफ्फो की, जो दूर की हमारी फुफ्फो थी, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ रहे थे, जा रहे थे, जिससे मुझे पता लगा कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। शाम का टाइम था, मैं भी निकला और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अम्मी मुझे अपने साथ लेके गई। जब मैंने जाके उस फुफ्फो को देखा तो मुझे उनको देख के ही अंदाज़ा हो गया था, उनकी सेहत को, उनकी बीमारी को देखते ही अंदाज़ा हो गया कि अब ये कुछ ज़्यादा लंबे अरसे की मेहमान नहीं है। मैं भी फुफ्फो के पास बैठा रहा। ढेर सारी उन्होंने दुआएं दी, आहिस्ता आहिस्ता वो बोल रही थी, इस तरह की बातें की। और थोड़ी देर के बाद मॉम डैड वहीं पे बैठ रहे, मैं उठ के अपने रूम में आ गया। रूम का दरवाज़ा इस वक्त खुला हुआ था, मैं अभी ही दाखिल हुआ था कि एकदम से एक लड़की उस रूम के अंदर दाखिल हुई। वो लड़की बहुत हसीनो जमील थी और मैं जिन लोगों से गांव में मिल चुका था तो मुझे उसी वक्त अंदाज़ा हो गया,
अगर ये इस गांव की है तो फिर बहुत ही मॉडर्न है। उसने बालों का जिस तरह का स्टाइल बनाया हुआ था वो उस गांव का स्टाइल नहीं था। उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं था। गांव की औरतें वहाँ पे दुपट्टा सर पे रखती थीं। नौजवान लड़कियों को तो ख़ासकर ताकीद की जाती थी कि वो सर के ऊपर दुपट्टा रखें। उसने बाल खोल रखे थे, सर पे कोई दुपट्टा नहीं था, और एकदम वो जैसे सामने आई, मुझे देखी, उसने जैसे ही मुझे देखा तो वो ठटक सी गई, रुक सी गई और मुझे कुछ देर देखती रही और एकदम से बोली, आप कौन हैं? और मैंने अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम ये है और मैं इनका बेटा हूँ और हम यहाँ से आए हैं। तो वो खड़ी कुछ देर मुझे देखती रही और माजरत ख़्वाहाना अंदाज में, इस अंदाज में वापस मुड़ी कि मुझे नहीं पता था इस कमरे में आप रह रहे हैं। वो बाहर चली गई। गांव में एक आम सी बात थी और ऐसा होता ही था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं लेट गया। बुक्स में कुछ अपने साथ लाया हुआ था, मैंने बुक्स निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये अगला दिन था, 3 से 4 बजे का टाइम था कि मुझे पता लगा फूफो अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। तो पता लगा लोग जमा होना शुरू हो गए हैं क्योंकि फूफो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। अब इस घर में कफन दफन का इंतज़ाम होना था और वो जो आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं वो सारी किए जाने लगी। मैं अपने कमरे में उसी तरह था और मेरा था कि जब अम्मी मुझे बुलाएंगी तो मैं उसी वक्त बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि बाहर रोने धोने का उनके जो अजीज़ो अकारिब थे, करीबी, वो सारे रो धे रहे थे और मैं जो इंतज़ार था अम्मी जब कहेंगी तो मैं बाहर आ जाऊंगा कि फिर से दरवाज़ा नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर वही लड़की खड़ी थी जो कल मेरे कमरे में आई थी। उसने सलाम किया और मैंने उसको सलाम का जवाब दिया। उसने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा यहाँ पे, उन्होंने मुझे कहा उनका नाम फर्जी रख दीजिए। उसने अपना नाम बताया और मैं आगे से खामोश रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं थी इस वक्त कि वो मुझे अपना नाम बताए। मेरा तो मकसद था उससे पूछूं आप यहाँ पे क्या करने आई हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसने ये जुमला कहा और उसी लम्हे उसको किसी ने बाहर से आवाज़ दी। गुलनाज, उसका नाम पुकारा गया। जैसे ही बाहर से किसी ने कहा गुलनाज, तो वो जो कुछ कहने आई थी, उसने मुझसे जुमला कहा था मुझे आपसे कोई बात करनी है, उसी वक्त मुड़ी और उस आवाज़ को सुनकर जिससे उसका नाम पुकारा गया था गुलनाज, वो बाहर चली गई। मेरी एक आम सी बात थी कि गांव की लड़की मुझसे कोई बात करने आई है, वो भी उस दिन जिस दिन फूफो फौत हो गई है। घर में एक अजीब सा माहौल है। वो क्या कहना चाहती थी मुझसे? खैर थोड़ी देर के बाद अम्मी ने मुझे भी बुलाया और बाहर आ गए। यूँ हम उनका एक रसूमात का एक जो तरीका होता है, उनको कफन दफन के बाद जनाजा गाह की तरफ लेके गए, वहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ी, उनको दफना दिया गया। वो रात भी गुजर गई कि अगली दिन वहाँ पे उस गांव का कल्चर ये था कि बाकायदा तौर पे मर्द जो होते हैं वो बाहर दरियां बिछा कर बैठ जाते थे, उस घर के जितने भी लोग होते थे, और गांव के लोग आते बैठते, उनके साथ ताज़ियत करते, दुआए मगफरत करते, कुछ देर बैठते और चले जाते। ये उस गांव का कल्चर था। आज भी बहुत सारे इलाकों में ऐसा ही कल्चर है, बड़े शहरों में नहीं है, देहातों में ऐसा ही कल्चर है। ताज़ियत के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे उस घर वाले, उस गांव के जो लोग होते हैं वो वहीं पे बैठे होते हैं, सब उनके ताज़ियत करते हैं, दुआ मगफरत करते हैं, कुछ देर बैठे रहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। 2 से 3 दिन इसी तरह ये सिलसिला होता है। मुझे कहा गया कि मैं भी डैड के साथ बाहर जाके बैठूं। डैड बाहर बैठे हुए थे, मैं भी उनके साथ। पहले मैं जीन्स में था, मैंने शलवार कमीज़ पहनी और डैड के साथ जाकर वहाँ पे बैठ गया। काफ़ी देर बैठने के बाद मुझे लगा कि मुझे थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा अंदर कमरे में जाके 4-5 घंटे हो गए बैठे हुए, रेस्ट करनी चाहिए। मैं उठा और अपने कमरे में जैसे ही गया तो मुझसे पहले वो खातून जो कल आई थी, जिसने मुझे कहा था कि मेरा नाम गुलनाज है, मैंने आपसे कोई बात करनी है, वो कमरे में मौजूद थी। और एकदम जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक सा गया, मेरे कमरे में वो क्या कर रही है। तो मैं एकदम से चौंक गया, लेकिन मुंह से लफ्ज़ कोई कह ना सका, लेकिन उसे पूछना चाह रहा था आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो वो बोली मैं दूसरी से तीसरी दफ़ा यहाँ पे आई हूँ आपको देखने के लिए।
मैं कहा जी बोलिए। उसने कहा प्लीज़ अंदर आ जाइए। कमरा मेरा था, जबकि वो मुझे कह रही थी अंदर आ जाइए। मैं अंदर आ गया। मैं कहा जी बोलिए। और उसके बाद उसने एक ऐसी बात कही कि मैं सुन के हक्का बक्का रह गया, इंतहा का परेशान हो गया, ये क्या कह रही है। उसने कहा मुझे पता है आपका नाम राफे है, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा कहते हुए, लेकिन ये सच है। मुझे आप नहीं जानते, लेकिन ये गांव में सब लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। मेरे लिए बहुत दूर दूर से रिश्ते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने ख्वाहिश की है कि मुझसे शादी कर सकें, लेकिन मैंने जैसे ही आपको देखा है तो देखते ही पहली निगाह में मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। और कैसी मजबूर हो के बार बार आपकी तरफ आ रही हूँ। ये मैं वो लड़की हूँ जो कभी हिम्मत नहीं हारती। मैं इस गांव की वो लड़की हूँ जो लोगों को अपने पीछे लगा के रखती है, किसी की तरफ देखती भी नहीं। मेरी अक्कड़ थी, मैं मगरूर थी, मैं अपने आप को कोई तोप चीज़ समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था मोहब्बत ऐसी खौफनाक होती है कि एक ही निगाह में किसी को देखो तो इंसान पागल सा हो जाता है। मेरे साथ ये हो चुका है। मैं तो सिर्फ आपके नाम से वाकिफ़ हूँ और आप बाहर से हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। मैंने आपको देखा और देखते ही मुझे नहीं पता, फिर मैं सो नहीं सकी। मैं दिल की बात कहने के लिए मजबूर हो गया हूँ। मेरे पता नहीं क्या हो गया है, ये मौका नहीं है। इस घर में एक अफसोस का दिन है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी दिल की बात नहीं कह पा रही। मुझे रात सारी नींद नहीं आ रही, मैं तड़प रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। अगर इश्क ऐसा होता है तो मैं इश्क के हाथों मजबूर हो के बार बार इस कमरे में आई हूँ। आप नहीं थे, अभी आई हूँ तो आप पीछे से आ गए हैं ये कहने के लिए मुझे नहीं पता मुझे आपसे प्यार हो गया है। राफे कहता है मैं खड़ा परेशान सोचता रहा ये क्या कह रही है, ये क्या है। और जब मैंने उसकी सारी बात सुन ली तो मैंने उसे कहा देखें गुलनाज, पहली बात यह है कि मैं शादीशुदा इंसान हूं। अभी कुछ चंद माह पहले मेरी शादी हुई है और मैं आपको नहीं जानता। आपने जो कुछ कहा, क्योंकि मैं बाहर रहता हूं तो मैं लोगों की बातों का एहतराम करता हूं, ठीक है वो आपकी फीलिंग है, आपकी जो भी फीलिंग है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप मुझे बुरी लगती हैं। ऐसा भी नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, लेकिन मेरे लिए आप बाकी लोगों की तरह हैं। जिस तरह बाकी गांव के लोग हैं, जिस तरह मैं उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, आप भी मेरे लिए वैसी ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो वहीं खड़ी कुछ देर मुझे देखती रही और उसके बाद वापस मुड़ गई। मैं सोचना शुरू हो गया, मैं कमर सीधी करने के लिए आया था कि ये कल भी कोई बात करने आई थी, क्या यही बात करने आई थी, यही कहना था इसने। कल इसको पीछे से बुला लिया कि आवाज़ दे के, जबकि इसने अंदर आते ही कहा था मैंने आपसे कुछ बात करनी है, क्या हुआ है इसको। अब मैंने उसके बारे में गौर से सोचना शुरू किया। उससे पहले नॉर्मली मैं उसके बारे में सोच रहा था। अभी भी इस घर के अंदर रश था, ख़वातीन बहुत ज़्यादा आई हुई थी, अंदर ख़वातीन थी, उनके लिए अंदर इंतज़ाम होता था। गांव का जो कल्चर था, जिस तरह मर्द बाहर बैठते थे तो अंदर ख़वातीन बैठती थी, उनके लिए ख़वातीन गांव की औरतें आती और अंदर आकर उनसे पूछती। अंदर घर के अंदर भी बहुत रश था कि आवाज़ आई, राफे बेटा बाहर आके खाना खा लो। मैं उठा अपने कमरे से, मुझे लेटे हुए 1.5 घंटा हो गया था। मैं गया, खाना नीचे दस्तरखान लगा दिया गया था, मैं भी बैठ गया और एक बड़ा सा दस्तरखान लगा जहाँ पे वो भी बैठी मुझे नज़र आई। मुझसे पहले वो वहाँ पे बैठी हुई थी, जो देखते ही मैं समझ गया इसका मतलब है ये भी करीबी रिश्तेदारों में से, जिसकी वजह से ये दस्तरखान पर बैठी है। डैड, मॉम, भाई सारे उसी दस्तरखान पे थे। मैं भी बैठ गया और खाना शुरू हुआ। मैंने देखा वो मुझे बार बार देख रही है और इस अंदाज में देख रही है कि कोई उसको देखे ना। 1-2 दफ़ा उसने जब मेरी तरफ देखा और मैंने भी उसके तरफ देखा, दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं तो अंदाज़ा हुआ उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वाकई ऐसे जैसे वो जो लफ्ज़ कह के गई थी कि इश्क क्या होता है, वाकई ऐसा उसके साथ कुछ हो चुका है। जो अपनी ज़ुबान से कह गई थी मैं तो कभी किसी को लिफ्ट तक नहीं कराती थी, घास तक नहीं डालती थी, वाकई लगता है दिल के हाथों मजबूर हो गई है। और मैं उस वक्त उस लम्हे उसको एंजॉय कर रहा था। मैं जानता था मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैंने वापस चले जाना है। मैं उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर कर रहा था, लेकिन अब उस मंजर को मैं एंजॉय कर रहा था।
खाना खा के फिर उसी तरह जो रूटीन थी, हम बाहर बैठे कुछ देर और फिर इस तरह सारा दिन गुजरा। अगले दिन फिर से मर्दों ने बाहर बैठना था। तीसरे दिन कुल थे उनके और फिर ये ख़त्म हो जाता। दूसरे दिन फिर से वो इंतज़ार में थी, मेरे कमरे का चक्कर लगाती रही और मैं फिर जब रेस्ट करने के लिए कमरे के अंदर आया तो वो फिर से अंदर आ गई और आज उसने खुद से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझसे कहा, कल आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने बताया आप शादीशुदा हैं, तो क्या हुआ? क्या इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता? मुझे आपसे शादी करनी है। आज तो वो डायरेक्ट मुद्दे पे आ गई थी। कल बता के गई थी कि मैं आपसे इश्क करने लगी हूँ, फलां फलां फलां। आज तो उसने डायरेक्ट कह दिया मुझे आपसे शादी करनी है और मैं आपका जवाब लेने आई हूँ। और मैं आज आपको एक बात और भी कह दूं कि मैं ज़हनी तौर पे इतनी उलझ चुकी हूं कि अगर आपने मुझे इनकार किया, आपने मेरा जवाब ना में दिया, तो मेरे लिए ये बहुत खौफनाक होगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं टूट चुकी हूं, मज़ीद टूट जाऊंगी। मैं उसको कुछ देर देखता रहा, जिससे मुझे उसकी दिमागी हालत पे कुछ शक सा हुआ और मैंने उसे कहा, देखिए आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मुझे देखा, पहले दिन आके जो भी मुझसे कहा, मैंने आपकी बातें सुन ली। रेस्पेक्ट इसलिए की कि मैं तमाम गाँव की औरतों मर्दों की रिस्पेक्ट कर रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं है आप कहीं जा रही हैं। आज आपने शादी तक के लिए कह दिया। आपको अगर कोई मेरे अंदर इंटरेस्ट है होगा, बट मुझे आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको कल भी बता दिया था, मैं शादीशुदा बंदा हूं, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मेरी लव मैरिज नहीं है। मेरी माँ, मुझे वो अच्छी लगती थी, मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी शादी की, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं या मुझे आपसे शादी करने की कोई ज़रूरत है। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, प्रैक्टिकल बंदा हूं। यहां नहीं रहा हूं, बाहर के माहौल में पढ़ा बड़ा हूं, तालीम बाहर मुकम्मल की, इसलिए मैं आपको क्लियर कह रहा हूं। इश्क बातें ये सब मैं जायज़ हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूं और अब आप मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि गांव की लड़की मेरे सामने आई है, उसने मोहब्बत का इजहार किया और अगले दिन वो शादी की ऑफर कर रही है, मैं कहूँ हाँ ठीक है, आप होंगी हसीन, आपने लोगों को घास नहीं डाली, आपने लोगों को पीछे लगाया, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, बट मेरे लिए आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं ये बातें उसके सामने कर रहा था तो मैंने देखा उसका चेहरा, जो पहले वो लफ्ज़ अदा कर चुकी थी कि मुझे इनकार मत कीजिएगा, मैं टूट जाऊंगी, उनका चेहरा ऐसे ही वाकई अफसुर्दा होता जा रहा था। और जब वो जाने लगी है तो उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए हैं और जाने से पहले उसने एक जुमला बोला है, मैंने ज़िंदगी में जो चाहा है हासिल किया है। और मेरी बात याद रखना, खुश तुम भी नहीं रह सकोगे। अगर मैं आज रो रही हूं तो खुश तुम भी नहीं रह सकोगे। मैं भी तुम्हें हासिल करके रहूंगी। ये उसने कहा और चली गई। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि ये जुमले का मतलब ये था कि यहाँ पे कोई ऐसी बात ना कर दे, इस घर में कोई फसाद ना खड़ा हो जाए या कोई ऐसा जुमला ना हो जाए, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, या कुछ भी वो कर सकती थी और मैं नहीं चाहता था ऐसी कोई भी बदमज़गी इस घर के अंदर हो। उसका मेरा सामना तो होता रहा, हम आंखों में उसको देखते रहे, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा भी शामिल हो गया था। उसको ऐसा लगा था जैसे मैंने उसको ठुकरा दिया है, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको इग्नोर कर दिया गया है, जबकि मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं अब उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसको चलता फिरता जिस तरह देख रहा था, मुझे उसमें लग रहा था कि गुस्सा पलक रहा है, उसके अंदर और जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। और अगले दिन फिर से वो मेरे रूम के अंदर आ गई और जैसे ही वो दाखिल हुई तो मैंने उसका, प्लीज़ आप अंदर मत आइए। उसने कहा नहीं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, सिर्फ आपसे इतना कहने आई हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ या आपके कोई बाहर रहते हैं इस चीज़ से इम्प्रेस हो गई हूँ कि मुझे बाहर जाने का शौक़ है। ये नो, ये सच है। मैं अपने आप पे खुद शर्मिंदा हूँ कि दिल की बात जो मैं आपसे कह गई हूँ, मैंने कभी इसी तरह किसी के सामने इजहार नहीं किया। पहली दफ़ा ही मुझे किसी से इस तरह इश्क हुआ है, सच्चा हुआ है, जिसकी वजह से मैं ये पागल हुई हूँ। लेकिन इस तरह कोई धुतकार देगा, कोई इस तरह मुझे ये कर देगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। प्यार तो मैं करती हूँ और करती रहूँगी, लेकिन मैं
कल भी कह के गई थी, जो चीज़ हासिल करना चाहती हूँ करके रहती हूँ, अब मैं आपको हासिल करके रहूँगी, नहीं तो खुश आप भी नहीं रह सकेंगे। आज उसका लहजा बहुत खौफनाक था। आज मुझे उससे सही मानों में डर सा लगा, जैसे वो जुनूनी सी हो रही थी। पहले वो जो बातें कर रही थी वो वाकई सही कह रही थी। वो बहुत कुछ बोलती रही, अपना यकीन दिलाती रही कि वो इतनी गिरी पड़ी नहीं है। वो यकीन दिलाती रही, वो उसकी बातें सच थी, उसको बाहर से कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मैं इतना भी जान गया था कि वाकई उसके पीछे कई दुनिया होगी। वो बहुत खूबसूरत थी, उसको मैंने अब गौर से देखा था, वो बहुत प्यारी थी। अगर मैं खूबसूरत था तो वो भी बहुत हसीन और जमील थी। और ये बात सही थी, कई लड़के उसके पीछे लगे होंगे, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। लेकिन यहां मामला कुछ और था। खैर हम कुछ दिन वहां पे रहे, आमना सामना रहा। उसके बाद वो फिर खैर मेरे कमरे में नहीं आई। और फिर ऐसा हुआ कि डैड मॉम तैयार हो गए वापसी के लिए। और जब हमारे वापसी का टाइम आया तो मुझे उस वक्त डर लगा कि कहीं उसका आमना सामना हुआ या फिर उसने कोई बदमज़गी वाली बात कर दी या इस घर में कुछ भी ऐसा कर दिया तो काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो मुझे नज़र ही नहीं आई। कहाँ थी वो, क्यों नहीं थी उस वक्त, मैं नहीं जान पाया। और वहाँ से हम रवाना हो गए। जब हम उस गाँव से निकल आए तो मॉम डैड ने कहा अभी कुछ दिनों के बाद फिर से हमें वापस आना है। और मुझे कहा तुम भी साथ वापस आओगे, कुछ मामलात हैं ज़मीनों के जिसके लिए तुम्हारी भी यहाँ ज़रूरत है, फ़िलहाल चलते हैं फिर वापस आएंगे। यूँ हम दूसरे मुल्क पहुँच गए, वहाँ रहते रहे। तकरीबन कोई ये 2.5 महीने हुए थे इस बात को, और हमारे जाने में अभी कोई 30-35 दिन थे। अम्मी ने बताया था कि 30-35 दिन के बाद तकरीबन हम वापस पाकिस्तान जाएंगे। कि एक ख़बर अम्मी ने सुनाई, वो अब्बू से बात कर रही थी, जो मैंने भी सुन ली। ये ऐसी अजीबो गरीब खबर थी कि मुझे उस खबर को सुन के यकीन नहीं आया। अम्मी अबू को बता रही थी अब हमें शायद जल्दी जाना पड़े। उन्होंने एक खातून का नाम लिया जो उससे पहले मैंने नहीं सुना था। मेरा भाई तो सारी चीज़ें जानता था, वहीं रहता था क्योंकि मैं यहाँ रहा था। कि उसकी वो जो बेटी नहीं थी, याद है आपको, गुलनाज। तो अबू ने कहा हाँ हाँ। उसकी माँ का नाम सुन के कहा हाँ हाँ जानता हूँ मैं उसको, क्या हुआ। उसकी बेटी वो जो गुलनाज सी थी, खूबसूरत सी लड़की, उन्होंने कहा हाँ उसकी मौत वाकई हो गई है। ये जुमला सुनना था कि एकदम से मुझे झटका सा लगा कि मैं एकदम से, जैसे करंट सा लगता है इंसान को, ऐसे करंट सा लगा। और जो मैं गुजरने लगा था एकदम से रुक गया, पूरी बात सुन सकूं कि माँ क्या कह रही है। वो बोली गांव वाले तो यही कहते हैं, कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं उसने खुद अपनी जान ली है, लेकिन ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वो ऊपर कपड़े सुखाने के लिए गई थी और छत से गिरी है, उसका सर नीचे ज़मीन पे आके लगा है, खून बहना शुरू हुआ है। छोटा सा गांव था, जब तक अस्पताल शहर की तरफ गए हैं रास्ते में उसकी मौत वाक़ई हो गई है। अब बातें तो ये भी हो रही हैं शायद वो खुद उसने छलांग मारी है, लेकिन उनके घर वालों का ये कहना है नहीं वो बिल्कुल नॉर्मल थी, कपड़े सुखाने के लिए छत पे डालने के लिए गई थी, वहाँ पे उसका शायद पाँव स्लिप हुआ है। अम्मी कह रही थी अब हमें शायद जल्दी जाना पड़ेगा। वो जो 30-35 दिन के बाद हमने जाना था तो उसने अब्बू से कहा अब तैयारी कीजिए, हम जल्दी जाएंगे। और मुझे उन्होंने पहले ही कह रखा था कि तुमने भी चलना है, तो मुझे कहा बेटा जल्दी से अपना बैग बनाओ और तुम चलो। और इस दफ़ा मैं अकेला नहीं जा रहा था, बल्कि मेरी बीवी रिमशा भी साथ जा रही थी। अब हम रवाना तो हो गए, लेकिन सारा रास्ता मैं ये सोचता रहा कि ये वही लड़की थी जिसको वापस आके मैं भूल गया था, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन मुझे उसकी बातें याद थी, उसका लहजा याद था। आखिरी दिनों में क्योंकि वो सामने मेरे नज़र नहीं आई थी, अगर वो आखिरी दिनों में जब हम वापस आ रहे थे मेरे सामने होती, मुझे नज़र आती, तो शायद मैं उसको भुला ना पाता, कुछ और बदमज़गी ना हो जाती, कोई और वाक़या ना हो जाता। उसके मौजूद ना होने की वजह से, इसका आमना सामना ना होने की वजह से मुझे भूल ही गई थी। लेकिन अब जब ये खबर सुनी तो मैं अजीब सा हो गया। खैर हम पाकिस्तान पहुंचे। गुलनाज को जमीन के हवाले, कब्र के हवाले कर दिया गया था। लेकिन मेरा दिल चाहा जैसे मैं उसका कब्र पे जाके फातिहा खानी करूं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ख्वाहिश पैदा हुई। तो अब मसला ये था, मैं इस गांव का रहने वाला नहीं था, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था, तो मैं किससे कहता कि उसकी कब्र कहाँ है, मैंने जाना है फातिहा खानी करनी है। और मॉम डैड भी सवाल कर सकते थे, तुमने उनकी
खैर एक फातिहा खानी करनी है, तुम तो इस तरह के नहीं हो, या कोई भी सवाल कर सकते थे। तो मैं परेशान था कि क्या बहाना करूं, किससे बात करूं, क्या कहूं। तो मेरे डैड ने कहा बस हम लोग ज़रा कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो बस तुम रुको, हम शाम तक मुलाकात होती है। तो मैंने कहा डैड मैं भी बोर हो रहा हूँ, साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। वो भी साथ चल पड़े। और जब हम कब्रिस्तान पहुँचे तो मैंने वैसे पूछा, वो अभी किसी लड़की का मॉम बता रही थी क्या था, उसकी भी कब्र पे फातिहा कर लेते, आए तो हैं। मैंने कहा हाँ हाँ पता किया, गाँव वाले से जो साथ गए थे उन्होंने बताया, और हम यूँ उसकी कब्र पे भी गए और फातिहा खानी की। मैं जब उसकी कब्र पे खड़ा फातिहा खानी कर रहा था तो मैं कोई नहीं जानता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या उसके मेरे बीच में जो बातें हो चुकी हैं सिर्फ मैं जानता था या वो जानती थी। लेकिन इतनी जल्दी वो मट्टी के नीचे इस अंदाज में चली जाएगी, ज़िंदगी की बाजी को हार जाएगी, ये मैं नहीं यकीन कर पा रहा था। वो तो बहुत जज्बाती उसके जुमले थे। मैं जब ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करती हूँ तो हासिल करके ही रहती हूँ। तुम भी मेरे बगैर खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हें भी हासिल करके रहूँगी, ये उसने जुमले बोले थे जो अब मुझे याद आ रहे थे। खैर फातिहा खानी की, वहाँ हम कुछ अरसा वहाँ पे रहे। और अगले दिन गांव में औरतें वैसे कब्रिस्तान में नहीं जाती, लेकिन अम्मी मेरी वाइफ कब्रिस्तान गए। और जब वापस आए तो अम्मी बातों बातों में बता रही थी, हम गए थे तुम्हारी पप्पो की कब्र पे, फिर वो लड़की की कब्र पे भी चले गए जो गुलनाज थी। तो मेरी बीवी भी साथ गई थी। वहाँ पे हमने बैठ के कुरान मजीद पढ़ा, फूफो की मस्जिद कब्र पे बैठ के कुरान मजीद पढ़ा, फिर वो गुलनाज की कब्र पे भी बैठ के हमने कुरान मजीद पढ़ा। मैंने, तुम्हारी वाइफ को तो इतना वो नहीं आता था, अम्मी ने पढ़ा, लेकिन ये दोनों गई थी। कुछ दिन हम वहाँ पे रहे, जो भी मामला थे वो हमने देखे, और उसके बाद हमने वापस जाना था और यूँ हम अपने मुल्क दोबारा रवाना हो गए। अभी हमें आए हुए तकरीबन कोई 10 से 12-13 दिन हुए थे तकरीबन, एक अंदाजे से। मैं और मेरी बीवी रात को सो रहे थे, क्योंकि मैंने बताया मेरे वालिदैन अलग रहते थे, मैं अलग रहता था। कल्चर ही इस मुल्क में ऐसा था, सब अलग अलग रहते थे, कि मेरी वाइफ रात को ख्वाब में ऐसी डरी कि चीखें मारना उसने शुरू कर दिया। मैं हैरान हुआ क्या हुआ है रिमशा। तो वो बोली मैंने ख्वाब में देखा है, शायद ऐसा लगता है मुझे कोई ख्वाब में जगा रही थी। तो मैंने पूछा इसमें ऐसी क्या बात है, ख्वाब में कोई जगा रहा था तो तुम डरी क्यों? कहती नहीं, उसका पहले चेहरा हसीन व जमील था, लेकिन बाद में उसका चेहरा बहुत भयानक हो गया था, बहुत गुस्से में आ गई थी। उसने मेरा गर्दन दबा दी थी, जगाते जगाते उसके हाथ मेरे गले पे आ गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंसान इस तरह के ख्वाब देख लेता है, लेकिन तुमने इतनी चीखें मारी और इस अंदाज में डर गई, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। खैर मैंने उसे मुतमईन किया और सुला दिया। कुछ दिन बिल्कुल इस तरह खैरियत से गुजरे कि फिर एक रात फिर से एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे मैं वाकई परेशान हो गया। उस वाक़ये से रूटीन में, जिस तरह हम रूटीन में खाना वगैरह खाते थे उस तरह खाना वगैरह खाया, और उसके बाद बेड पे सोने के लिए चले गए। कुछ देर बातें करते रहे और उसके बाद हम दोनों सो गए। ये रात के तकरीबन कोई 2:30 बजे का टाइम था कि जब रिमशा ने ज़ोर से चीख मारी। वो इतनी ज़ोर से उसने चीख मारी कि मेरी भी आंख खुल गई। मैं बहुत गहरी नींद नहीं सोता था, हल्की सी भी आहट पे मैं जाग जाता था, लेकिन इतनी गहरी नींद सोई हुई रिमशा जब ज़ोर से चीखी तो मैं भी एकदम से जाग गया। तो मैंने देखा वो बहुत खौफज़दा है, उसकी आंखें खुली हुई हैं। मैं समझा फिर उसने कोई ख्वाब देख लिया है, और मैंने उठती कहा क्या हुआ रिमशा, फिर से कोई ख्वाब देख लिया है? तो उसने कहा नहीं। गर्दन, मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, गर्दन को हिलाई नहीं, और यूं उंगली की सामने की तरफ। मैंने उसी उंगली की तरफ देखा जिस तरफ वो उंगली कर रही थी। सामने सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो डरी हुई थी, उसकी आंखें बहुत खौफज़दा थीं। मैंने कहा क्या हुआ रिमशा? वो बोल नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से जग से पानी भरा, उसको पानी पिलाया। उसका पानी थोड़ा गिर रहा था, मुश्किलों से पी रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने पकड़ के उसको पानी पिलाया। जब वो नॉर्मल हुई तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ? तो वो बोली राफी उस दिन शायद ख्वाब था, लेकिन आज ख्वाब नहीं था, मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई थी। किसी ने मेरे बालों को आके छेड़ा है, और जैसे ही मेरी आंख खुली है, मैं बहुत गहरी नींद में थी, मेरे बालों को कोई छेड़ रहा था। जैसे मेरी आंख खुली है और मैंने जैसे आंख खोल के देखा है तो बिल्कुल मेरे बिस्तर के पास जिस साइड पे मैं सोई हूँ, यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी।
गोरी चिट्टी खूबसूरत सी लड़की, और वही मेरे बालों के साथ खेल रही थी। वो झुकी हुई थी, जैसे ही मेरी आंखें खोली तो वो सीधी खड़ी हो गई। उसने मेरे बाल जिससे वो खेल रही थी उसने छोड़ दिए, मुझे देख के मुस्कुराई और साथ ही मेरी चीख निकल गई। और वो आराम से चलती हुई, मैं उसको देख रही थी चलती हुई, वो सामने कोने पे जाके खड़ी हो गई है। जिस वक्त आपकी आंख खुली है मेरी चीख से और आपने मुझे पूछा है क्या हुआ, मैंने उंगली का इशारा किया, उस वक्त भी वहां पे वो मौजूद थी, लेकिन साथ ही थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गई थी। मैं हैरान हुआ, मेरी बीवी पढ़ी लिखी इस मुल्क की रहने वाली, ये कैसी बातें कर रही है। मैं इन बातों पे बिलीव करने वाला नहीं था, ऐसी बातें मेरे लिए अजीब सी थी। मैंने उससे पूछा ये क्या हो रहा है, लेकिन ये पहला वाकया नहीं था, ये तो शुरुआत थी कि फिर इसी तरह एक रात वो डरी। इस रात भी कोई उसके ऊपर झुका हुआ था और उसने बताया, जब चीखें मारी मैंने उसको नॉर्मल किया, पानी पिलाया, तो उसने बताया कि बिल्कुल कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था, इस अंदाज में जैसे कोई मेरे चेहरे के ऊपर बिल्कुल झुका हो। और जब मैं उठ गई तो हैरत की बात है, आज वो वहीं खड़ी रही, मैं चीखें मारती रही, वो खड़ी रही। उसका चेहरा आज भयानक हो गया था, बिल्कुल ये उसी तरह हुआ था जिस तरह पहली रात मैंने ख्वाब देखा था। वो खूबसूरत सी लड़की थी और बाद में उसका चेहरा भयानक हुआ था। आज भी ऐसी ही थी, उसका चेहरा पहले खूबसूरत था और फिर भयानक हो गया। वो खड़ी रही और मुस्कुराती रही। मैंने कहा कैसा था उसका चेहरा? वो बोली उसने बाल खोले हुए थे, बहुत खूबसूरत चेहरा था, लेकिन जैसे ही वो मुस्कुराई है उसका चेहरा बहुत खौफनाक हो गया था। रिमशा के साथ 3-4 दफा जब ये वाकयात हुए तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, जब ये बताती है मैं उसी वक्त जब चीख मारती है जाग जाता हूं, लेकिन मैंने किसी चीज को नहीं देखा, इसको ये क्या हो रहा है? हिस्ट्रियाई के कोई इसको दौरे पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकली कोई मसला है, क्या है? तो डॉक्टर ने कहा बाज़ औक़ात इंसान जब किसी ऐसी जगह पे जाता है या कुछ ऐसा देख लेता है तो उसकी चीज़ें सबकॉन्शियस के अंदर उसकी महफूज हो जाती हैं। तो उसका लाशऊर जब इस तरह की चीज़ों में महफूज कर लेता है तो उसको लगता ऐसे है कि वो खुली आंखों से देख रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर ने इस तरह की बहुत सारी बातें की और उसको दवाइयाँ दे के भेज दिया। लेकिन कोई 4 दिन बाद, सुकून से 4 रातें हमारी गुजर गई, लेकिन 4 दिन बाद जब हम रात को सो रहे थे तो ना सिर्फ आज उसने चीखें मारी, बल्कि आज रिमशा ने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए थे और वो चीखें मारती हुई मेरी गर्दन को दबा रही थी। जब मैंने आंख खोली तो मेरी गर्दन को वो दबा रही थी और वो चीखें मार रही थी। ये बहुत खौफनाक था। अब उसके स्ट्राइक के जो दौरे उसको पड़ रहे थे वो यहां तक बढ़ गए थे कि उसने मेरी गर्दन दबा दी थी और मैं एकदम चौंक गया। बड़ी मुश्किलों से मैंने उसके हाथ छुड़वाए, उसको साइड पे किया और कहा रिमशा, रिमशा होश में आओ। आज रिमशा की आंखें अजीब हुई हुई थी। आज रिमशा बहुत खौफनाक हुई हुई थी। जब उसको काफ़ी देर लगी मुझे नॉर्मल करने में, यहां तक कि फिर मैंने सूरत पढ़ के उसके ऊपर फूंकनी शुरू कर दी। उसकी आंखें अजीब सी हुई हुई थी, क्योंकि जब उसने मेरा गला दबाया हुआ था और मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो रही थी, अजीब सी उसकी आंखें हो रही थी। मुझे पहली दफा रिमशा से डर लगा। ये मेरी बीवी रिमशा ही थी, लेकिन आज बहुत अजीब सी। उसको काबू करते, उसको संभालते, उस पर दम करते मुझे कुछ टाइम लगा। और उसके बाद उसको सोने वाली, जब वो नॉर्मल होगी, मैंने सोने वाली मेडिसिन दी और वो सो गई। तो अगली सुबह मैंने अम्मी को बुला लिया और सारी सूरत हाल उनको बताई। तो अम्मी ने कहा कुछ दिन मैं आपके घर रहती हूं, क्योंकि अब तो बात यह हो गई थी, आज उसने मेरा गला दबा दिया था और यह बड़ी खौफनाक बात थी। कुछ दिन फिर से मामला ठीक रहे, लेकिन उस रात जो घर में हुआ वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन था। अम्मी दूसरे कमरे में सो रही थी कि ये रात का टाइम था कि अम्मी के चीखने की आवाज़ आई। अम्मी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। मैं जल्दी से उठा और भागता हुआ उस कमरे में गया। पूरे घर की रोशनियां ऑफ थी। जिस कमरे में मैं और रिमशा सो रहे थे वहां पे नाइट का बल्ब जल रहा था। जैसे ही मैंने अम्मी की चीख सुनी तो एकदम से मैं बिस्तर से उठा, मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा तो अभी तक मुसलसल अम्मी चीखें मार रही हैं। मैं जल्दी से बिस्तर पे उठा, दरवाज़ा खोला
और लाइट्स ऑन की और भागता हुआ उस कमरे में गया। और उस कमरे की जैसे ही लाइट ऑन की, वहाँ पे भी नाइट वाला बल्ब जल रहा था, जैसे ही लाइट ऑन की अम्मी चीखें मार रही थी। मैंने उनको होश में लाया, मैंने कहा अम्मी अम्मी अम्मी, और बड़ी मुश्किलों से वो होश में आई। उनको पानी पिलाया, मैंने कहा क्या हुआ है। अम्मी बहुत खौफजदा थी। और तब मैंने उनसे पूछा, जब वो बिल्कुल बेहतर हालत में आई, बोलने की हालत में आ सकी, नॉर्मल हो सकी, तब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। तो तब उन्होंने बताया कि जब मैं सो रही थी तो मेरे सीने पे बोझ सा आना शुरू हो गया, मुझे सांस लेना मुश्किल हो रही थी, मैं नींद में थी कि मैंने आंख खोली तो मुझे उसी वक्त झटका लगा। मेरे सीने पे बोझ था, मैं चीख मारना चाहती थी, मैं चीख नहीं मार पा रही थी। मेरे सीने पे लगता था जैसे कोई बैठा हुआ है, सीने पे कोई मेरे चढ़ा हुआ है। मैं हाथ पाँव हिलाना चाह रही थी, मैं हाथ पाँव नहीं हिला पा रही थी। मैं कुछ बोलना चाह रही थी, चीख मारना चाह रही थी, उठना चाह रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक जगह पे पड़ी हुई थी, मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं जाग चुकी थी लेकिन मैं अपने जिस्म को नहीं हिला पा रही थी कि बड़ी मुश्किलों से काफ़ी देर के बाद मैंने चीखें मारी हैं, जो मेरे गले से चीख तक नहीं निकल पा रही थी कि तुम भागते हुए आए हो और तुमने आके मुझे संभाला है। रिमशा भी जाग चुकी थी, वो मेरे पीछे आ गई। शुक्र है उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, वो भी वहीं पे बैठ गई और मैं अम्मी के साथ बैठ गया। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, तुम अपने कमरों में जाओ, मैं जागूंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से वो इस घर में रहने के लिए आई थी कि रिमशा के साथ कोई परेशानी या कोई मसला ना बने, और अम्मी के साथ ही हो गया था। लेकिन उसी बेड पे बैठे हुए अम्मी भी बैठी हुई थी, मैं साथ कुर्सी लेकर बैठ गया, रिमशा उसी बेड पे बैठी थी कि थोड़ी देर के बाद, तकरीबन कोई आधा घंटा ही गुजरा होगा, कि रिमशा ने चीखें मारनी शुरू कर दी सामने वो कोने की तरफ देखकर। अब तो वो नींद में नहीं थी, जाग रही थी। जब उसने सामने की तरफ देखा तो चीखें मारनी शुरू कर दी, और मैंने उसी कोने की तरफ सामने देखा तो कुछ भी नहीं था। तभी मैंने देखा अम्मी भी चीखें मारना शुरू हो गई। अब मैंने फिर से देखा, अम्मी भी उसी सिमत देख रही हैं जिस सिमत में रिमशा देख के चीखें मारी, अम्मी भी उसी सिमत देख के चीखें मारी है। मैंने फिर से देखा, वहां पे कुछ नहीं था, और मैंने अम्मी और रिमशा किसको संभालूं, क्या हुआ। तभी अम्मी के मुंह से निकला गुलनाज, गुलनाज है वो सामने। और जैसे ही अम्मी के मुंह से ये लफ्ज निकला गुलनाज, तो मैं एकदम से झटका मारकर खड़ा हो गया। गुलनाज, और वो दोनों चीखें मार रही थी। तभी मुझे कुछ समझ ना आई कि क्या है, और वो पहली दफ़ा था जब मेरी आंखों ने एक झलक को देखा। जब मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, अम्मी ने गुलनाज करके कहा, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया कि किसको संभालूं, क्या है, और सामने की तरफ देखा तो उसी लम्हे मैंने उसके उसी वजूद को अपनी आंखों से देख लिया जिसको मेरी माँ और बीवी देख रही थी। वो सामने कोने में खड़ी थी। हाँ, वो गुलनाज थी। उसके चेहरे पे खून था, उसका सर अभी तक ऐसा लगता था जैसे ताज़ा ताज़ा फटा है, खून ही खून है। बाल उसके उसी तरह खुले हुए थे और बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो वहम नहीं था, वो मैंने अपनी खुली आंखों से उसी लड़की को देखा था जिसका नाम गुलनाज था। उसी लड़की को जो मर गई थी, जिसकी कब्र पे जाके मैंने फातिया खानी की थी। सिर्फ मैं अकेला गवाह नहीं था, मेरी मां ने उसका नाम लेके कहा था गुलनाज। और जब मैंने उसको देखा तो वहां से मेरी आंखों के सामने जस्ट मुझे उसकी झलक नजर आई है। वो सामने खड़ी हुई, बाल खुले हुए, उसके चेहरे पे खून लगा हुआ था। उसने वही कपड़े पहन रखे थे जिस कपड़ों में मैंने उसको देखा था। कि मेरी आंखों के सामने वो चलती हुई दरवाजे के आर पार हो गई और वहां से चली गई। जब वो वहां से गुजर गई तो मैं जैसे होश में आया कि अम्मी और रिमशा अभी तक चीखें मार रही थी और सहमी हुई थी। और मैं जैसे ही होश में आया, मैं मर्द था, मैंने संभालना था, फौरी तौर पे अम्मी और रिमशा को मैं संभालने में लग गया। अम्मी जल्दी कंट्रोल में आ गई। मैंने कहा अम्मी पढ़ें, और पढ़ के उनके ऊपर फूंक मारी और अम्मी बेहतर होना शुरू हो गई। जैसे वो पढ़ने की तरफ लग गई, वो पढ़ना शुरू हो गई तो बेहतर होना शुरू हो गई। फिर मैं रिमशा को संभालने लग गया। थोड़ी देर के बाद दोनों संभल गई, और जब अम्मी बेहतर हुई तो मैंने कहा अम्मी किसको देखा है। मैंने ऐसे इजहार किया जैसे मैंने नहीं देखा। तो वो बोली तुम्हें गांव की वो लड़की याद है ना, रिमशा, जो मर गई थी, वो थी सामने। और तभी
अब मेरी बीवी जिसको देख रही थी, इसका मतलब वो रिमशा थी। और मैंने माँ से कहा उसका हुलिया कैसे था जो उसको अपने सामने देखा है। और माँ ने, मैं भी हुलिया देख चुका था, उसने कहा ऐसे उसके बाल खुले हुए थे, ऐसे चेहरे पे खून था, ऐसे खड़ी थी, इस तरह के कपड़े थे, सारा कुछ था। तभी मेरी बीवी बोली हाँ मैंने भी उसी को देखा है। और ये वही है जिसको मैं देखती आ रही हूं, ये वही है जो पहले दिन मेरे ख्वाब में आई थी, ये वही है जो मेरे बालों को सहला रही थी, ये वही है जो मेरे ऊपर झुकी हुई थी, ये वही है जिसने मेरे हाथ पकड़ के राफे की गर्दन के ऊपर रख दिए थे। वो मैंने नहीं रखे थे, मैं बहुत सहम गई थी, डरी हुई थी। उसी ने मेरे हाथों को पकड़ा था और पकड़ के मेरे हाथों को राफे की गर्दन पे रख दिया था। और मैंने गर्दन दबा दी थी राफे की, मैंने नहीं दबाई थी। मैं कई दफ़ा कहती रही थी राफे को, राफे वो मैं नहीं थी, मैं नहीं थी, लेकिन राफे शायद समझते रहे वो मैं थी। मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए, यही थी। और जब उसने ये कहा ना उसका चेहरे पे इस जगह पे खून था, अम्मी ने सिर्फ ये कहा था उसके चेहरे पे खून भी था, और तभी वो बोली उसके चेहरे पे इस जगह पे ऐसे खून था। तब मैं समझ गया इसने भी उसी गुलनाज को देखा है जिसको मैंने देखा है और जिसको माँ ने देखा है। अब ये बात ढकी छुपी नहीं रह गई थी कि वो गुलनाज ही थी। वो उसके जुमले, जो आखिरी जुमले उसने मुझे कहे थे, शायद वो उन जुमलों को पूरा करने आई थी। क्या मामला था कि मैं डर गए और हम सोए नहीं। सुबह उठते ही डैड तक ये सारी बात पहुंचाई तो उन्होंने कहा रुको मैं गांव फ़ोन करता हूं। उन्होंने गांव बात की और पूरी सारी सूरत हाल जो हमने उनको बताई थी उन्होंने उनको बताई। तो वहाँ से पैगाम आया कि फौरी तौर पे आप लोग पाकिस्तान पहुँचें, लेट ना करें वरना नुकसान हो सकता है। अम्मी इतनी डर गई थी और रिमशा के साथ पहले ही मामला इस तरह का हो रहा था और अब अम्मी को भी समझ लग गया था कि रिमशा के साथ मामला भी गुलनाज का हो रहा है। तो अम्मी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था गुलनाज इस घर में क्या कर रही है, वो तो मर चुकी है, लेकिन इसका यहाँ पे क्या काम। अम्मी भी इस बात से वाकिफ नहीं थी उसके मेरे बीच में क्या बातें हुई थी। खैर हमने फौरी तैयारी की और रवाना हो गए। इमरजेंसी में निकलना पड़ा। रिमशा, मॉम, डैड, मैं, हम पहुँच गए। उसी बुज़ुर्ग के पास गए, उन्होंने हमें बिठाया, काफ़ी देर पढ़ते रहे, पानी दम किया, उस पर फूंक मारते, मुझे पढ़ने के लिए देते, पीने के लिए देते, वही पानी एक और गिलास बनाते, अम्मी को देते, एक और गिलास बनाते, रिमशा को देते। काफ़ी देर इस तरह पढ़ते रहे, हमारे ऊपर फूंकते रहे, पढ़ते रहे, फूंकते रहे। वो सिर्फ पानी पे दम कर रहे थे और हमें पानी थोड़ा थोड़ा दम करके पिलाते थे। अम्मी मुझे, रिमशा को पिलाते रहे, पढ़ते रहे। और उसके तकरीबन ये प्रोसीजर कोई 1.5 से 2 घंटे उनका जारी रहा। वो जब पढ़ चुके और सारा अमल हो गया तो वो बोले अब तुम लोग खतरे से बाहर हो, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं थी, जो भी मामला था वो हल हो गया। मैंने उनसे पूछा क्या माजरा था जो हल हुआ है, बता सकते हैं क्या हुआ था, ये क्या है, मैं सारा जानना चाहता हूं। बुजुर्ग से वो इंसान थे, सफ़ेद उनकी दाढ़ी थी, काफ़ी उम्र थी उनकी। वो पीर फ़कीर नहीं थे, वो इस तरह का अमलियात या वो गद्दी नशीनी नहीं थे। वो अपनी इबादत करते थे, लेकिन फैमिली के चंद लोग थे जो इस बात को जानते थे और उनको बताते थे, वो मामलों को हल कर देते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया राफे बेटा कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ तुम जानते हो, ये लोग भी नहीं जानते, लेकिन इस माजरे को मज़ीद मत करेदना, परेशान हो जाओगे। कुछ बातें राज की बातें होती हैं, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, बहरहाल आज मैंने ऐसा कर दिया है। अब तुम्हें या तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी फैमिली को, माँ को, किसी को भी वो दोबारा नज़र नहीं आएगी। इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ दिन यहीं पे रहो और उसके बाद वापस चले जाना। मैंने काफ़ी पूछा लेकिन उनके यही अल्फाज थे बस कि मैं नहीं चाहता तुम मज़ीद परेशान हो, जो था अल्लाह ताला ने बेहतर कर दिया, अब नहीं होगा। हम कुछ दिन वहीं पे रहे और उसके बाद वापस आ गए। हम वापस तो आ गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। रिमशा के साथ भी कभी कोई मसला नहीं हुआ। मैंने उसकी मेडिसिन भी बंद कर दी और मैं भी कभी दोबारा कुछ महसूस ना कर सका। अम्मी लोगों के साथ भी कुछ ना हुआ। काफ़ी टाइम गुजर गया। मैं, रिमशा, अम्मी बैठते कभी साथ होते तो इस बात को याद करते। अब उस बुजुर्ग ने जो बात कही थी कि कुछ बातें बेटा सिर्फ तुम जानते हो और कोई नहीं, अम्मी ने भी कभी मुझसे नहीं पूछा, लेकिन एक दिन रिमशा ने मुझसे पूछ लिया। उन्होंने कहा था कि कुछ बातें हैं जो आप जानते हैं, वो क्या बातें हैं, मुझे भी तो बताइए। तो मैंने उसको कहा पता नहीं, वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे, गहरी बातें करते थे, मुझे नहीं समझ आई वो क्या कहना चाह रहे थे। क्या मैं जानता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं जानता था ये औरत ज़ात है। मैंने इसको कुछ बता दिया, इसके दिल में मैल ना आ जाए या ये डर ना जाए। और उस बुजुर्ग ने आखिरी लाइन जो मुझे कही थी, उसने कहा था बस ये राज है, इसको राज रहने देना।
इसको कभी निकालना मत। और ये राज ही रहा, ज़िंदगी गुजर गई, कभी ये राज मैंने नहीं निकालना। लेकिन मेरे अपने दिल में बहुत सारे सवालात थे। गुलनाज थी तो वहाँ क्या कर रही थी? वो तो मर चुकी थी, वो कैसे आई? वो कौन थी? रूहें तो चली जाती हैं आलम बरज़ख में, तो फिर ये क्या है? बहुत सारे सवालात जिस पे मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ और आज भी उनके जवाबात चाहता हूँ, आज भी खुद भी डिस्टर्ब हूँ। इस वजह से आपसे रब्ता किया, इस कहानी को सुना भी दीजिए और मेरे सवालों का जवाब भी दीजिए। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इस कहानी को आज भी ना सुनाता, लेकिन डर की वजह से कि मरने से पहले अपने सवालों का जवाब ज़रूर लेके जाऊँ। मुझे आप बताइए क्या मामला है। तो ये कहानी तो मैंने आपकी सुना दी आज, लेकिन आपके सवालों का जवाब यही है कि यहाँ लाइव मैं जवाब नहीं दूंगा। ये ऐसे जवाब हैं जो मैंने आपको वॉइस मैसेज छोड़ दिया हुआ है कि आप मुझसे रब्ता कीजिए, अपना टाइम बताइए। मैंने आज ही आपकी स्टोरी सुनी है और आज ही आपकी कहानी सुनने के बाद मैंने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन आप कहानी जब सुनेंगे तो आप मैंने आपको वॉइस मैसेज भी छोड़ दिया है, टाइम बना के मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आपको तफसील से कुछ वो बातें जो आपने मुझे मना की हैं कि कहानी में नहीं बतानी, वो मैंने नहीं बताई। जितना आपने कहा मैंने उतनी कहानी सुनाई है, लेकिन जितने भी आपके सवालात हैं यहाँ मैं सबको जवाब दूँ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ पर्दा रखना चाहिए। तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको हर बात का जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आपकी इजाज़त होगी, इन लोगों में से भी कोई सवाल करना चाहता है नीचे कमेंट सेक्शन में, अगर आपकी इजाज़त होगी तो इनको भी मैं जवाब दे दूंगा। ये तो बहुत आसान से सवाल हैं जो आपने किए हैं। और आपकी जो बेचैनी है, रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं, लेकिन हमज़ाद जो होता है वो नहीं जाता। हमज़ाद यहीं मौजूद रहता है, और जो बेचैन रहता है और जो आपको नज़र भी आता है वो उसका हमज़ाद होता है। उसका वो हमज़ाद ही था उस लड़की का जो आपके पास आया था। और हमज़ाद कहीं पे भी जा सकता है, फासले उसके लिए मुश्किल नहीं है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क कहीं पे भी हमज़ाद जा सकता है। जब इंसान मरता है तो उसकी कब्र के साथ ही वहीं हमज़ाद मौजूद होता है। इसलिए लोग पुरानी कब्र को ढूंढते हैं, तो उसका वो हमज़ाद भी बहुत पुराना वहीं मौजूद होता है, और उसकी पुरानी कब्र को ढूंढ के उसके साथ तावीज़ दफन करके आते हैं और उस हमज़ाद की ड्यूटी लगा के आते हैं जो वो एक काम करता है। ऐसे बहुत सारे जवाबात हैं जो मैं लाइव नहीं देना चाह रहा। आप मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह आपको मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। ये थी जी कहानी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आप भी अपनी कहानी भेजिए। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 92+92 313665550। रिपीट करूंगा, +92 ये कोड हो गया, 313665550। इस पे कहानी आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन आखिरी लफ्ज़ आप रिकॉर्ड करके भेजें या कहानी लिख करके भेजें। आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है। अगर आप स्टोरी या कहानी, स्टोरी आप इंग्लिश में लिखेंगे, कहानी उर्दू में लिखेंगे, लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। तो आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।